हम जा रहे हैं पोलैंड गाइस। पोलैंड जा रहे हैं। बचा लीजिए। हम TNM में स्टडी करते हैं सर। सर आपसे क्वेश्चन है, बचा लीजिए। और क्या नाम वो होने लगा था, रशिया ने वापस ले लिए टैंक्स, उसका बारे में कुछ सब बकवास है, कुछ नहीं है। मीडिया कह रही है, मैं तो अपनी TRP बढ़ाऊंगा। हो गया सर? वॉर नहीं हुआ है, नहीं हुआ। उम्मीद पे खरे नहीं उतरे रशियंस। आपको अब मन था देखने का, थ्रिल बहुत ज्यादा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूक्रेन में फंसे हुए इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने का जो हमारी गवर्नमेंट का प्लान था, क्या उस प्लान को हमारी गवर्नमेंट सही तरह से एग्जीक्यूट कर पाई? क्या वो प्लान एक सक्सेस रहा या एक फेलियर? दोस्तों शायद आपको याद होगा कि 24 फरवरी को जब रशिया ने बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन पर अटैक किया था, उस तारीख से यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस सिविलियन फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया था, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि वॉर जोन में जहां पर दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है, गोलियां चल रही हैं, वहां पर फ्लाइट लैंड करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। और जो इंडियंस यूक्रेन में फंस गए थे उन्हें भी इस बात की नॉलेज थी कि अब यहाँ पर कोई फ्लाइट लैंड नहीं होगी, हमें कुछ ना कुछ करके रोमेनिया, पोलैंड या स्लोवेकिया के बॉर्डर तक जाना पड़ेगा। वहां से हमारी गवर्नमेंट हो सकता है कुछ अरेंजमेंट कर दे, जो कि किया भी था हमारी गवर्नमेंट ने। बट कुछ इंडियन स्टूडेंट्स जिनकी मैं वीडियोस देख रहा हूँ, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके घर के सामने गवर्नमेंट अपना प्लेन भेजे और वहां से उन्हें इंडिया लेके जाए, जो कि देखिए दोस्तों बहुत ही शॉकिंग है कि मतलब जो पढ़े लिखे लोग हो गए वो ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट एक वॉर जोन में प्लेन भेजेगी उनको इवैक्यूएट करने के लिए। और यहाँ पर मैं इंडियन स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा कि क्यों वो बाहर गए पढ़ने के लिए, इंडिया में क्यों नहीं पढ़े। देखिए दोस्तों, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मुझे ये बात पता है कि इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। काफ़ी केसेस में स्पेशली जो लोग MBBS कर रहे हैं उनको एटलीस्ट 1-1.5 करोड़ तो खर्च करने ही पड़ते हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन जैसी कंट्री में आप MBBS 25 लाख में कर सकते हैं। तो जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और इनफैक्ट दोस्तों मैं खुद बाहर रहता हूँ और मैं बाहर पढ़ने के लिए आया था, तो ऑब्वियसली जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, उन्हें मैं गलत नहीं बता रहा। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप किसी फॉरेन कंट्री को पैसे दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फीस या इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, और उसके बाद अगर उस फॉरेन कंट्री में कुछ होता है तो ऑब्वियसली आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस कंट्री की ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। दोस्तों जैसे मैं आयरलैंड में रहता हूँ, काफ़ी इंडियंस UK में रहते हैं, USA में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं और अपनी विश के अकॉर्डिंग रहते हैं, और वहीं पर वो टैक्स भरते हैं। और बाय चांस अगर किसी कंट्री में कुछ गलत होता है तो ऑब्वियसली उनकी सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस कंट्री की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी फॉरेन कंट्री को यूज़ कर रहे हैं, बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी आती है, अकाउंटेबिलिटी की बारी आती है, तब आप इंडिया को ब्लेम कर देते हैं, जिसका वॉर में कोई लेने देना है ही नहीं। ये वॉर है रशिया का और यूक्रेन का। तो यूक्रेन की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि सिर्फ यूक्रेन सिटीजन्स को ही नहीं, जो लोग वहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो फॉरेन नेशनल्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं और यूक्रेन की इकनॉमी को बहुत बड़े लेवल पे बूस्ट कर रहे हैं, उनको वो सेफली बॉर्डर क्रॉस करने दे। बट ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे उनको यूक्रेन पुलिस ने, उनकी आर्मी ने आगे नहीं जाने दिया। काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स को, और जो दूसरी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हो गए, उन्हें उनके साथ बदतमीजी हुई, उनको फिजिकली असॉल्ट किया गया, उनको हैरेस किया गया, जबकि जो दूसरे लोग हो गए, यूक्रेनियन हो गए, उन्हें ईजिली बॉर्डर क्रॉस करवा दिया गया। और इससे दोस्तों आपको यूरोपियन कंट्रीज़ की हिपोक्रेसी भी दिखती है कि हालांकि ये लोग अपने आप को ह्यूमन राइट्स के या एंटी रेसिज्म के मसीहा बताते हैं, बट एक्चुअली में ये लोग आज की तारीख में भी रेसिस्ट हैं। और दोस्तों अगर मैं इवैक्यूएशन की बात करूं तो इवैक्यूएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 80 to 90% स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं। बट मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जो लोग वापस आ रहे हैं वो वापस आके भी इंडियन गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं। जो लोगों ने वापस लेके आए हैं, जिन लोगों ने इवैक्यूएशन सारा प्लान किया है, जिन लोगों ने अपनी जान को रिस्क पे डाल के, जोखिम में डाल के उनको बचाया है, उनको ही लोग गाली दे रहे हैं। इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमेनिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं
तो ये हमें दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग ये क्या करके आए? इस फूल लेकर हम लोग क्या कर लेंगे? इससे कुछ नहीं होने वाली है। अगर दोस्तों सोचने वाली बात है कि ये वॉर सिचुएशन है, यहाँ पे काफ़ी एम्बेसीज ने, पाकिस्तान की मैं बात करूँ, टर्की की बात करूँ, उनकी एम्बेसी ने तो हाथ खड़े कर लिए हैं कि हम तुम्हें नहीं बचा सकते, खुद जुगाड़ करके आ जाओ। और दूसरी तरफ हमारी इंडियन एम्बेसी स्टिल फंक्शन कर रही है, लोगों की मदद कर रही है, लोगों को इवैक्यूएट कर रही है, बट हमारे लोग स्टिल इंडियन एम्बेसी को, इंडियन गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं। मतलब जो लोग तुम्हें बचा रहे हैं उनके खिलाफ ही तुम बोल रहे हो, और जिन लोगों ने हाथ खड़े कर लिए हैं उनके लिए तुम ताली मार रहे हो। और इससे दोस्तों हमारे इंडियंस का जो थैंकलेस नेचर हो गया, एरोगेंट नेचर हो गया, वो भी एक्सपोज होता है कि हम दूसरे बंदे को जो हमारी मदद कर रहा है उसको थैंक यू बोलने की जगह उसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, उसके अगेंस्ट कैमरे में बोलते हैं। और हालांकि दोस्तों ये इवैक्यूएशन 2 हफ्ते में ही कंप्लीट हो जाएगा, बट मैं अगर आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊं, 1990 में जब कुवैत और इराक के बीच में वॉर छिड़ा था, तब जो इंडियंस वहाँ पे रह गए थे उनको इवैक्यूएट करने में 2 महीने लग गए थे। और 2 महीने बाद जब वो इंडियंस घर पे आए, इंडिया में आए, तो ऐसा नहीं था कि वो गवर्नमेंट को गाली दे रहे थे, ये कह रहे थे कि क्यों 2 महीने लगा दिए। नहीं, दे वर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, दे वर ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट। बट क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे ना ही सोशल मीडिया था, ना ही इतनी फैसिलिटीज थी जो आज की तारीख में है, और इनफैक्ट जो उस टाइम के लोग हो गए, दे वर क्वाइट हम्बल, जो हमारी पिछली जनरेशन हो गई, वो लोग काफ़ी हम्बल भी थे, काफ़ी ग्रेटफुल भी थे। बट आज की तारीख में क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ हमारे हाथों में है, वी हैव बिकम रियली अनग्रेटफुल, वी हैव बिकम इम्पेशेंट। और दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ने सब कुछ सही किया, नहीं, उन्होंने भी बहुत गलतियां करी। बट देखिए इस सिचुएशन में जब इमरजेंसी टाइप थोड़ी वॉर सिचुएशन होती है, उसके लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होता, चाहे वो गवर्नमेंट हो गई या स्टूडेंट्स हो गए। हाँ, एक जो सबसे बड़ी गलती करी थी इंडियन एम्बेसी ने, वो ये थी कि जो 15 फेब को उन्होंने एडवाइजरी इशू करी थी, वो काफ़ी हद तक अनक्लियर थी। उसमें उन्होंने कहा था कि यू मे कंसिडर लीविंग यूक्रेन, मतलब आप यूक्रेन छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। ये नहीं कहता कि छोड़ दो यूक्रेन जल्द से जल्द। और जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, जो इस सिचुएशन के बारे में अवेयर थे, वो इसको मजाक में ले रहे थे। हाँ, पुतिन चाचा है हमारे। तो वॉर की कोई टेंशन नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी से कोई नहीं है ऐसा कि कोई टेंशन ही नहीं है बस। तो भाई देख लो, हमें नहीं है दिक्कत, तुम्हें दिक्कत हो रही है, इंडिया बैठे तो कोई सीन नहीं है भाई, छोड़ दो। और जो इंडिया जाने की सोच रहे जिन्हें टिकट बुक होगी वो चले जाओ। और इन दैट दोस्तों आई होप जितने भी इंडियंस अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं वो जल्दी वापस आएँ, और इसके अलावा जो ये वॉर चल रहा है वो भी जल्दी ख़त्म होए। और दोस्तों एज इंडियंस, एज यंग इंडियंस, हमें जो अपना एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज करना चाहिए, हमें कंप्लेंट कम करनी चाहिए और थैंक यू ज़्यादा बोलना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर।